हेलो बच्चों, कैसे हो? फर्स्ट क्लास। तो चलिए, न्यूक्लियस पार्ट 3 आपका पूरा हो गया होगा, पढ़ चुके होंगे अच्छी तरह से। न्यूक्लियस पार्ट 4, जहाँ पर हम लोग न्यूक्लियस पार्ट 3 में समाप्त किया था, ठीक उसी के आगे तो हम लोग देख रहे थे कि बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है। व्हाट इज द बाइंडिंग एनर्जी? तो जानते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी होती क्या है। आइए दो लाइन लिख लिया जाए। तो बाइंडिंग एनर्जी इज द nuclear energy. Binding energy is the nuclear energy responsible to bound all nucleons. Responsible to bound all nucleons. ओके, तो सभी न्यूक्लियंस को आपस में बांधे रहता है, जो बाउंड करता है उसी को हम लोग बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। और जब कभी भी देखिए, अब होता है कि अगला इसके बाद वाला पॉइंट हम लोग जो पढ़ चुके हैं अभी जस्ट यानी कि पार्ट एपिसोड नंबर 3 न्यूक्लियस 3 में हम लोग अभी पढ़े हैं क्या कि एवरेज बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है। ये क्या होता है भाई? टोटल बाइंडिंग एनर्जी अपान क्या किए थे हम लोग? टोटल बाइंडिंग एनर्जी अपान टोटल न्यूक्लियंस से डिवाइड कर देंगे आप, तो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी निकल जाएगी। या इसी को कहते हैं, क्या कहते हो? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कहते हैं ना। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आप इसी को कहते हैं। और अभी हम लोगों ने एक लाइन लिखा था क्या कि बाइंडिंग जो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी होती है, तो स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस is directly proportional to the बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अंडरलाइन करिए, इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए। ओके, देखिए अब हुआ क्या। तो हम लोग का पॉइंट है, हम लोग की हेडिंग कौन सी चल रही थी? स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। हम लोग देख रहे हैं, क्या देखे हम लोग? स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी कैसे पॉसिबल है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अभी लास्ट एपिसोड में हम लोग देखे हैं। स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। जिस न्यूक्लियस की यानी कि जिस एलिमेंट की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज़्यादा होगा, तो वह सबसे अधिक स्टेबल होगा। अब यदि हम सभी का ग्राफ प्लॉट करें, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट पाए जाते हैं, तो सबका ग्राफ प्लॉट किया गया। और ग्राफ का शेप लगभग कैसा आता है, तो आइए मैं दिखाऊं कि ग्राफ का शेप। ओके, तो हम लोग अब देखने क्या जा रहे हैं कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और यदि मास नंबर में ग्राफ प्लॉट करें, तो क्या ग्राफ का शेप कैसा आएगा और स्टेबिलिटी वहाँ से हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। तो आइए देखते हैं। बाइंडिंग एनर्जी कर्व, तो लिख दीजिए कि बाइंडिंग एनर्जी कर्व, हेडिंग डाल दीजिए बाइंडिंग एनर्जी कर्व। चलिए, बाइंडिंग एनर्जी कर्व कैसा आता है? बाइंडिंग एनर्जी कर्व आइए देखा जाए। सपोज करिए, ओके, यहां पे लिए हैं हम लोग मास नंबर। यदि यहां पे ले लिया जाए मास नंबर और वाई एक्सिस पर ले लिया जाए एवरेज बाइंडिंग एनर्जी, मीन्स क्या? और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ले लिया जाए इस पर। क्लियर? और ग्राफ प्लॉट किया। चलिए, तो ये जीरो ये यहां से ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8
9। क्लियर? किस में है यह है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्यों है, अभी मैं इस पर डिस्कस करूंगा। आइए, अब यदि इसका ग्राफ खींचा जाए तो ग्राफ सीधा, पहली बात तो यह कि यहाँ पर है 7, देखिए 1 से, हाँ, और यहाँ पर मास नंबर में ले लिया जाए, ये संख्या लिया जाए, चलिए यहाँ से ले लिया जाए, ये है 20 मान लिया जाए, ये 40, 60, 80, 100, ऐसे ही ऐसे ना, 100, 120, 140, और बीच में डैश डैश करिए, कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे लास्ट में आ जाइएगा 240 लास्ट में कर दीजिएगा, 240। ओके, इतने से ही हम लोग समझ लेंगे अपनी सारी बातें। चलिए, अब यह ग्राफ कैसा आता है तो ज़रा देखिएगा कि ग्राफ, हाँ, 1 से, यहाँ देखिए, यहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से नहीं, 1 से स्टार्ट होगा, और 1 से यह स्टार्ट होगा, और सीधे ले जाइए इसको ना, सीधे ले जाइए इसको 7, यानी कि 7 के सामने देखिए जब, तो 7 तक, हाँ 7 तक, और फिर 7 से आ जाइएगा 5 से 5 पॉइंट समथिंग, यानी कि लगभग 6 से, यहाँ देखिए बैक आइए, नीचे आइए, ये क्या हो रहा है मैं अभी बता रहा हूँ आपको। फिर इसको ऊपर ले जाइए, और अब इसको ऊपर ले जाइए नियर अबाउट 8 के आसपास, 7 पॉइंट समथिंग के पास, देखिए इसके पास, यहाँ तक लगभग, यहाँ पर हो गया। चलिए, ये कौन है, 7 जिसका है वो कौन है, यह है हीलियम 2He4, हीलियम 4, और ये कौन है, ये है लिथियम 7। तो ये जो कुछ मेन पॉइंट्स हैं ना, कुछ मेन हैं जिनको दिखाना है। ओके, और इसके बाद, हाँ, तो थोड़ा सा हम लोग को एक काम करना होगा कि हम लोग यहाँ 20 ना बनाएं, इस पर थोड़ा सा और दूर दिखा दिया जाए ना, इसको थोड़ा सा दूर दिखा दें। चलिए, क्योंकि आप बहुत यदि क्लोज में बना देंगे तो दिखेगा नहीं, तो थोड़ा हम लोग दूर बना देते हैं। यहाँ पे हम लोग 20 कर देते हैं, और इसको 40 ले लें, इसको 60, 80, 100, 120 एंड सो ऑन। क्लियर? यहाँ पे हमारा देखिए, ये जो पॉइंट आएगा ना, अभी ये वाला जो पॉइंट आएगा 60, 56, ये जो पॉइंट आएगा, और ये वाला पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट होगा, ये पॉइंट। चलिए, इसके बाद में अब देखिए, यहाँ पे ये हो गया 7.8 के नियर अबाउट इसका है, और अब फिर इसके बाद जो शेप होगा ना, इसके बाद देखिए, इसके बाद जो शेप होगा नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन, फिर और नाइट्रोजन, और फिर एक दो यहाँ पे और है, ऑक्सीजन है और हैं, और ये अब एक ग्राफ देखिएगा, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स हैं, ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, और यहाँ से यह स्ट्रेट ऐसे ऊपर जाएगा, 9 से नीचे रहना है इसको, 9 वाली लाइन ये है, और इसको इससे नीचे रहना है, और यहाँ पर ये ऊपर लाइए 56 के अराउंड, 56 सपोज करिए यहाँ पर है, और यह 8.8 होना चाहिए लगभग, ये मान लीजिए जाए, तो यहाँ से सीधे ले जाइए, और अब ये ग्राफ यहाँ तक, और लेकिन 8 से ऊपर ही रहना है, 8 के ऊपर ही रहना है, हाँ 8 क्या 7 से ऊपर ही रहना है। देखिए, तो अब ये ग्राफ यहाँ पे ले जाइए, मैक्सिमम यहाँ पे हुआ, ये है मैक्सिमम पॉइंट, और यहाँ से इससे ऊपर 7 से ऊपर,
ये है यूरेनियम 238, यूरेनियम 238 7 पॉइंट समथिंग आएगा इसका। और देखिए ये है 8.8, किसके लिए? यह पॉइंट किसका? आयरन का, Fe आयरन Fe के लिए है 56, Fe 56 ना, आयरन 56। इसका मतलब ये हुआ कि ओके, तो दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी कर्व P100 फिजिक्स बैच टीवी सर। क्या पढ़ रहे हैं आप इस समय? बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हम लोगों ने लिया है, वाई एक्सिस पर क्या लिया? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो अप्रॉक्स बहुत सारे एलिमेंट्स है, सबको दिखाना संभव नहीं है यहाँ पे, लेकिन मैक्सिमम जितना पॉसिबल है उतना मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखिए तो 8.8, तो मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज इक्वल टू हाउ मच? 8.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इक्वल टू कितना हुआ? ओके, तो मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज 8.8 मिलियन टन पर, एंड दिस इज रीजन दैट वाई आयरन फेरस आयरन इज द मैक्सिमम स्टेबल। तो आयरन, this is reason that why iron is maximum stable। तो कहा जाए कि किसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम है, तो आयरन की स्टेबिलिटी इसीलिए मैक्सिमम होती है। क्यों? क्योंकि देख रहे हैं कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इसकी सबसे ज़्यादा होती है। क्लियर? आ जाइए, तो ये था हम लोग का पॉइंट, बाइंडिंग एनर्जी। मास डिफेक्ट क्या होता है? अभी जस्ट इससे पिछले वाले एपिसोड में हम लोगों ने देखा है कि मास डिफेक्ट क्या है ना। मास डिफेक्ट क्या है देख, अभी जस्ट लास्ट पीछे वाले वीडियो में है, यानी कि ये पार्ट 4 चल रहा है। पार्ट 3 में भी अभी मैं आपको सब बताया हूँ। तो चलिए देखिए, अब यहाँ पर क्लियर हो गया। अब कहा जाए कि यदि आपको सेट दिया जाए, मैं कह दूँ कि पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट हैं, तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी किस रेंज में है? मास नंबर 10 से 20 के बीच, मास नंबर 40 से 50 के बीच, मास नंबर 60 से 80 के बीच, मास नंबर 50 से 80 के बीच। यदि ऐसा कहा जाए तो आप किस पे निशान मारेंगे? द बेस्ट। तो देख रहे हैं कि ये द बेस्ट आपको कौन सा दिख रहा है यहाँ पर? ये 56 पे मैक्स था, यानी कि 50 से लेकर के 80। हाँ, ये आप फिक्स है यार। कहाँ से कहाँ? तो बिटवीन 50 टू 80, बिटवीन 50 टू 80 क्या? मास नंबर स्टेबिलिटी इज मैक्सिमम। स्टेबिलिटी इज द मैक्सिमम, यानी कि बिल्कुल याद रहे पॉइंट कि 50, ये है 50, ये है 80 80, तो 50 और 80 के बीच में स्टेबिलिटी मैक्सिमम होती है। तो नोट करें पॉइंट, 50 से 80 के बीच में स्टेबिलिटी मैक्सिमम होती है। क्लियर? और अगला पॉइंट है कि यहाँ पे मेंशन करिए कि 80 यहाँ पे देख रहे हैं आप, और 83 एटॉमिक नंबर 83 के आगे तो बिस्मथ जनरली बिस्मथ के आगे जो नेचुरल एलिमेंट है, तो बिस्मथ 83 209, इससे आगे के जो भी एलिमेंट हैं वो रेडियो एक्टिव हैवियर एलिमेंट कहलाते हैं। तो ऑल एलिमेंट्स जिसका जो इसके आगे हैं मेंडली पीरियोडिक टेबल में, जो इससे आगे वो क्या है? वह नेचुरल रेडियो एक्टिव है। क्लियर? चलिए जानते हैं कि जो किसी भी, तो हम लोग का टॉपिक कौन सा चल रहा है? न्यूक्लियस का स्टेबिलिटी। जानते हैं कि स्टेबिलिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो
सारी चीज़ें देख लिए हम लोग। न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी क्या होती है, न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी किन बातों पर डिपेंड करती है, कब वो स्टेबल होता है, कब वो अनस्टेबल होता है, कौन से फोर्स उसको स्टेबल करते हैं, कौन से फोर्स उसको अनस्टेबल करते हैं। तो कुल न्यूक्लियस के अंदर कितने फोर्स हैं? नंबर 1 कूलॉम का फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नंबर 2 कौन सा फोर्स था? न्यूक्लियर फोर्स। नंबर 3 कौन सा था? हार्ड कोर फोर्स। हार्ड पूरा नाम उसका है हार्ड कोर फोर्स। और नंबर 4 पे कौन सा फोर्स था? नंबर 4 पर कौन सा फोर्स था? नंबर 4 पे था टेंसर फोर्स। यानी कि कुल न्यूक्लियस के अंदर कुल कितने फोर्स होते हैं? तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द फोर्सेज। तो अभी जस्ट हम लास्ट वीडियो में यानी कि अभी पार्ट 3 में हम लोग उसको बिल्कुल डिस्कस किए हैं उसको। क्लियर? और बहुत सारे पार्टिकल्स और बहुत सारे एंटी पार्टिकल्स होते हैं। तो अब यहाँ से आगे आपके न्यूमेरिकल्स कहाँ से आएंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ही अच्छी तरह से पता होना चाहिए। यदि ये कहा जाए कि नेचर में आयरन बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है, क्यों? यदि आपसे कहा जाए कि नेचर में आयरन बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है, क्यों? तो आप किस पे निशान मारेंगे? तो बिल्कुल सही आंसर है कि आप इसी पे निशान मारेंगे, कहेंगे कि आयरन नेचर में मैक्सिमम इसलिए पाया जाता है क्योंकि यह बहुत ही अधिक स्टेबल है, क्लियर? इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी बहुत ही अधिक होती है, इसलिए डिस्ट्रॉय नहीं होता है, नेचर में मैक्सिमम में मिलता है। ओके, अब यदि ये कहा जाए कि लेड क्यों बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो जानते हैं कि रेडियोएक्टिविटी का सवाल है कि सभी जितने भी रेडियोएक्टिव सीरीज हैं तो सबका लास्ट प्रोडक्ट मैक्सिमम का एक ही का बिस्मथ होता है, बाकी सबका क्या होता है? लेड या लेड का आइसोटोप होता है। तो सबका चूँकि लास्ट प्रोडक्ट लेड ही होता है, इसलिए नेचर में लेड की मात्रा अधिक होती है। अब यहाँ पर इसके अगला पॉइंट, अब यहाँ से आगे क्या है, आइए। अब यहाँ पर है हम लोग का पॉइंट कि आप न्यूमेरिकल इस पे जब आएगा ना, बाइंडिंग एनर्जी के न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो आप उस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करेंगे, AMU क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, क्लियर? तो आइए चलते हैं वहाँ पर। तो यहीं पर थोड़ा सा एटॉमिक मास यूनिट बता दूं और तब फिर आगे चला जाएगा। चलिए आइए अगला पॉइंट हम लोगों का। तो कहा जाता है कि जैसे, हाँ एक पॉइंट यहाँ पे हेडिंग डाल दें कि पैकिंग फ्रैक्शन किसे कहते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द पैकिंग फ्रैक्शन? इसको सिंपल में PF से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो पैकिंग फ्रैक्शन होता क्या है? सपोज करिए कि डेल्टा M मास डिफेक्ट है, तो पैकिंग फ्रैक्शन बराबर होता है डेल्टा M अपॉन नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, यानी कि ए फार्मूले के रूप में ए लिख दिया जाए तो PF इक्वल टू डेल्टा M बाई ए। क्या कहेंगे आप कि मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन is called पैकिंग फ्रैक्शन। तो मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन, इसी को पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं। मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन को क्या बोलते हैं? पैकिंग फ्रैक्शन बोलते हैं, क्लियर? आइए अब अगला पॉइंट, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? तो इसका इंपॉर्टेंस बस यही है कि मास डिफेक्ट, जैसे वहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर निकाला गया था, तो यहाँ पर मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियर निकाला गया है ना। इससे भी आप स्टेबिलिटी आप कर सकते हैं। यदि जितना ही ज़्यादा ये होगा ना, जितना ही ज़्यादा ये होगा उतना ही ज़्यादा, जितना ही ज़्यादा मास डिफेक्ट होगा उतनी ज़्यादा न्यूक्लियर एनर्जी होगी, क्योंकि इसी संख्या को यदि फिक्स माना जाए तो जितना ज़्यादा पैकिंग फ्रैक्शन होगा तो स्टेबिलिटी, यदि कहा जाए कि स्टेबिलिटी पैकिंग फ्रैक्शन पर कैसे डिपेंड करती है, तो आप कहेंगे कि स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PF, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PF, यानी कि यदि पैकिंग फ्रैक्शन का मान ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी भी अधिक होगी। आइए अगला पॉइंट, नेक्स्ट। हाँ नेक्स्ट पॉइंट, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है कि
आप 1 AMU से क्या समझते हैं ना? AMU क्या है? तो लिख दीजिए AMU, इसका फुल फॉर्म लिखिए, एटॉमिक मास यूनिट। क्या बोलते हैं इसको? एटॉमिक मास यूनिट। वैसे कहते हैं यूनिफाइड, एक और शब्द भी यूज करते हैं, कहते हैं कि यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट ना, ये पूरा नाम इसका ये है। एटॉमिक मास यूनिट भी कहते हैं, तो द पर्याप्त है, नो प्रॉब्लम। तो 1 AMU। नाउ द पॉइंट दैट व्हाट इज 1 AMU। 1 AMU को केवल एक ऐसे ना 1 लिख करके U भी लिख सकते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा कि AMU और U केवल लिखा गया है तो क्या मतलब हुआ ना। तो U का मतलब होगा यूनिफाइड, और पूरा जब लिखेंगे तो यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट होगा, एटॉमिक मास यूनिट। नाउ द क्वेश्चन कि ये होता क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? तो जानते हैं कि जब भी कहीं पर आप किसी भी एलिमेंट को लिखते हैं तो आप लिखते हैं ZX, उस एलिमेंट का नाम रहेगा, और यहाँ पर A लिखते हैं। जानते हैं कि यह क्या है? एटॉमिक नंबर है, प्रोटॉन की संख्या है, और यह मास नंबर मीन्स क्या? टोटल न्यूक्लियॉन्स की संख्या ना। मैं कहूँ कि न्यूट्रॉन कितना है, मैं कहूँ यहाँ पर कि न्यूट्रॉन कितना है, तो आप क्या कहिएगा? A-Z। मैं कहूँ कि प्रोटॉन कितना है, मैं कहूँ कि प्रोटॉन कितना है, तो आप क्या कहिएगा? प्रोटॉन कितना है, आप कहिएगा Z। मैं कहूँ इलेक्ट्रॉन कितना है, मैं कहूँ इलेक्ट्रॉन कितना है, तो कहिएगा Z। क्लियर? तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एलिमेंट। तो सपोज किया जाए कि यह कोई एक एलिमेंट है, तो जब हम इस तरह से कहीं पर लिखते हैं उसका क्या मतलब होता है? ZX से न्यूट्रॉन कितना? A-Z। एटम कितना? प्रोटॉन कितना? Z। इलेक्ट्रॉन कितना? Z। ओके, आइए, एटॉमिक मास यूनिट मीन्स व्हाट? तो एक स्टैंडर्ड लिया गया, क्लियर? क्योंकि बार बार 10⁻27 लिखना है किलोग्राम, तो एक स्टैंडर्ड एटॉमिक यूनिट लिया गया। क्या एटॉमिक यूनिट लिया गया? कि द मास ऑफ, यस, द मास ऑफ 1/12 part of mass of 1,6C12 atom is called 1 AMU। means what? 1 AMU बराबर कितना हुआ था? 1/12। याद रहे, कई बार आपके एग्जाम में केवल डिफिनीशन ही पूछ दिया है। आपके एग्जाम में तो कई बार पूछा कि 1 AMU बराबर होता किसके? हाँ, तो सब कुछ बहुत ही अच्छी तरह से तैयार हो, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा। तो 1 AMU बराबर क्या हुआ? तो 1 AMU बराबर हुआ 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन एटम, और जानते हैं कि यह कितना है? 12 है। एक कार्बन एटम का मास, और यहाँ पर कितना है? यह है 12 ग्राम है ना। तो एक कार्बन का मास, और जानते हैं कि 12 ग्राम में कितने एटम होंगे? अवोगाद्रो की संख्या। तो 1 ग्राम में कितना हुआ? 1 ग्राम में तो 12। फिर से सुनिए, यह 12 है ना, यह 12 ग्राम में होता है हमेशा। याद रहे कि यह A हमेशा ग्राम में रहता है, ठीक है, यह ग्राम में रहता है। देखो, तो अब यहाँ पर 12 है, यानी कि 12 ग्राम हो गया, और यानी कि 12 ग्राम में कितने एटम कार्बन के? अवोगाद्रो की संख्या। तो एक कार्बन के एटम का मास कितना हुआ? तो 12 ग्राम बटा कितना? अवोगाद्रो की संख्या n। क्लियर हो गया? 12 से 12 काट दीजिए, कट गया। अब देखिए यहाँ पे क्या था? ग्राम से, यस, ओके। अब आ जाइए, तो 1 AMU बराबर कितना होगा? 1 ग्राम ऊपर है भी एक, तो 1/n। n का मान जानते हैं 6.02 ना, 23 इंटू 10 टू द पावर 23। डिवीजन कर दीजिए, तो इसका डिवीजन करेंगे
ना, इसका डिवीज़न करेंगे तो आएगा कितना। तो मैं आपको डिवीज़न मैं किया हूँ पहले से, तो बता दूँगा आपको कितना आएगा। डिवीज़न करने पर आएगा 1.6605 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अभी ग्राम में है तो इसको लिख सकते हैं किलोग्राम में। 1.6605 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ओके, तो 1 AMU इज हाउ मच। तो दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। 1 AMU बराबर कितना हुआ। हाँ, ये पावर ज़रा देखिए फिर से। 1.6 इज सो मच 10⁻⁻27। तो 1 AMU बराबर 1.6605 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। 1 AMU बराबर। क्लियर हो गए, फर्स्ट क्लास। चलो हाँ, सॉल्व करो जल्दी, नोट करो। कर लिया? अच्छी तरह से नोट करना है, ये सब लाइनें यही सब तुमको डॉक्टर बनाएंगी या और IIT में पहुंचाएंगी। 1 AMU बराबर हो गया। चलो और देखो, अब हो गया भाई, आ जाओ। अब जा देखना, तो ये तो हो गया। हाँ, प्रोसेस आप अच्छी तरह से नोट कर लिए होंगे। नोट कर लिए हो तो हटा दें, आ जाइए। चलिए, तो 1 AMU बराबर हम लोग देख लिए होता कितना है। आइए और आगे। अब 1 AMU मास से सपोज करो ना, तो आ जाओ। क्या पाए हम लोग? हम लोग पाए 1 AMU बराबर कितना पाए? 1.6605 इंटू 10⁻⁻27 kg ये पाए। क्लियर हो गए? आ जाओ, इतना है। 1 AMU बराबर यही है ना। हाँ, अब आ जाओ। चलो, यदि 1 AMU को, यदि 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट को एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए तो क्या होगा? चलो, तो लेट कन्वर्टेड into energy. Let converted into energy, then what will happen? You know well now, according to Einstein's equation, E equal to delta m c square. E equal to delta m का मास तो मालूम है 1.6605 10⁻⁻27 delta m into c square. Speed of light 3 into 10⁸ का होल स्क्वायर। सॉल्व कर दो, देखो E बराबर कितना आता है ना। तो चलो, कितना जाएगा? 1.6605 इंटू 10⁻⁻27 इंटू 9 इंटू 10⁻16। और छोटा करो इसको सॉल्व करके। हाँ, और छोटा करो, तो फाइनली आया है क्या? कैलकुलेट करने पर आएगा 1.4924 इंटू 10⁻⁻10 जूल में आया। ओके, जूल में आया। इसका मतलब ये हुआ, ये एनर्जी आया, कितनों को कन्वर्ट किए हो? 1 AMU को कन्वर्ट किए हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 AMU बराबर कितनी एनर्जी हुई? जूल में कितनी हुई? तो 1.4924 इंटू 10⁻⁻10 ओके, जूल्स एनर्जी हुई। अंडरलाइन दिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें अच्छी तरह से अंडरलाइन करो। एग्जाम में टाइम नहीं रहता है सब कुछ करने का। मॉडर्न फिजिक्स पढ़ रहे हो क्या?
क्या पढ़ रहे हो? बाइंडिंग एनर्जी नहीं, मॉडर्न फिजिक्स। हाँ, मॉडर्न फिजिक्स, P100 फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। ओके। और यदि ये डाटा सब कुछ नहीं याद रहेंगे ना तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय एग्जाम में प्रॉब्लम होगी। तो बेस्ट क्या है, डाटा याद रहे कि 1 mu बराबर कितना जूल होता है। ठीक, अब जानते हो कि सिंस, अब यहाँ पर एक बात और देख लो, अब अलग से लिख लो यहाँ पर कि सिंस क्या 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है। याद रखना 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, तो ये होता है ना 1.6022 इंटू 10⁻³ जूल होता है। इतना होता है 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना होता है। तो इतना मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर इतना, या इतना जूल बराबर इतना मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 जूल बराबर कितना, डिवाइड कर दें। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम लोग क्या करें 1.499924 इंटू 10⁻10 अपान क्या 1.6022 इंटू 10⁻13 से डिवीजन कर दो तो यह मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाएगा। डिवीजन करो, देखो कितना रहा है 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया ना। क्या 1 AMU बराबर, तो 1 AMU विल बी हाउ मच, तो मिला क्या कि 1 AMU बराबर 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 931.5, 1 AMU बराबर 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? तो दिस इज द फैंटास्टिक कन्वर्जन, दिस इज द फैंटास्टिक कन्वर्जन। क्लियर हो गया सब लोग? आ जाओ। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, वहाँ से न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करोगे, मास डिफेक्ट को एनर्जी में बदलोगे कैसे, 1 AMU क्या होता है, तो 1 AMU बराबर कितने किलोग्राम है। देखो यहाँ पर 1 AMU बराबर, पहले मास डिफेक्ट वाला पॉइंट देखो, 1 AMU बराबर इतने किलोग्राम है। 1 AMU बराबर जूल में एनर्जी देखो 1.4924 10⁻10 जूल, इतनी एनर्जी जूल में है। 1 AMU बराबर मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देखो 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यह एनर्जी है। आ जाओ आगे बढ़ा जाए। हाँ बोलिए भाई, आगे बढ़ा जाए यहाँ से। चलो अब जा देखना भाई, इसके बाद क्या है, इसके बाद का पॉइंट जरा सा देखिए अब क्या है। अच्छा ये बताओ कि एटॉमिक मॉडल, जैसे बोर मॉडल, जे थॉम्सन मॉडल, डाल्टन मॉडल, ठीक, सोमरफील्ड मॉडल, ये सब पढ़ोगे तो एटॉमिक लेवल पर आप देखे होंगे, कहते हो कि फर्स्ट किसी भी सेल की, यानी कि किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होती है, तो कहते हो कि E बराबर -13.6 अपान n², तो -13.6 Z²/n² बोलते हो ना। तो ये कहते हो कि एनर्जी होती है। तो Z बराबर, हाइड्रोजन का रीजन निकालते हो तो हाइड्रोजन का Z बराबर 1 अभी पढ़ोगे, हाँ अभी आगे आएगा ना, लेकिन थोड़ी बहुत आइडिया तो ज़रूर है। तो इतना बस अभी ये पढ़े नहीं हो तो अभी मैं बताऊंगा इसको। चलो लेकिन थोड़ी बहुत आइडिया है तो चलो भाई। तो किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होती है, तो किसी भी ऑर्बिट में रहने वाले इलेक्ट्रॉन या ऑर्बिट या एनर्जी लेवल की एनर्जी होती है कितनी, तो कहते हो En बराबर -13.6 Z²/n², कहते हो ना। बहुत ही फैंटास्टिक पॉइंट है, यहाँ पर ध्यान देना। तो यह एनर्जी कितना था, यहाँ पे क्या था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट था। यह एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है और यहाँ पे क्या आया है 931, यह मिलियन है, मिलियन मीन्स 10⁻6, तो यह मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो समझ रहे हो, पूरा एटम की एनर्जी जो एटॉमिक लेवल है वह इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, जबकि न्यूक्लियस की एनर्जी
मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। क्या सेंस है, क्या समझ रहे हो इसको? हाँ, जल्दी से सोचो सोचो, तब तक हम इसे मिटा दें थोड़ा। हो गया भाई, सोच लिए? चलो आ जाओ, चलिए देखिए, अब हम लोग पढ़े हैं न्यूक्लियस, तो मास डिफेक्ट देख लिया, पैकिंग फ्रैक्शन देख लिया, बाइंडिंग एनर्जी देख लिया, बाइंडिंग एनर्जी का कर्व देख लिया, बाइंडिंग एनर्जी पर स्टेबिलिटी किसकी सबसे ज़्यादा होती है, सबसे कम होती है, फिर ये देख लिया। और अब इसके आगे चलो भाई, जो न्यूक्लियस होता है तो जानते हो कि एटॉमिक लेवल अभी अभी फार्मूला देखे हो कि En बराबर होता है -13.6 Z² बाई n² होता है ना। और यहाँ पर जानते हो कि इलेक्ट्रॉन की क्वांटम नंबर होते हैं। तो हर जैसे अब मान लो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, एजीमुथल क्वांटम नंबर है, तो क्वांटम नंबर होते हैं। एटॉमिक लेवल पर जब पढ़ते हो एटम, तो यहाँ पर क्या होते हैं ना, क्वांटम नंबर, एनर्जी लेवल, क्वांटम नंबर। दो चीज़ें किसी भी एटम के पोजीशन को बताने के लिए दो चीज़ें जरूरी होती हैं। क्या? क्वांटम नंबर, एनर्जी लेवल। और एटम का कहते हो कि एटम ग्राउंड स्टेट में है ना, एटम ग्राउंड स्टेट में है, मीन्स n बराबर 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फिर कहते हो n बराबर 2, n बराबर 3 एंड सो अप टू इन्फिनिटी तक, कैसे बोलते हो ना, इसको एटॉमिक लेवल बोलते हो। एटॉमिक लेवल यानी कि एनर्जी लेवल ऑफ द ऑर्बिट, मीन्स एनर्जी लेवल ऑफ ऑर्बिट कहते हो, बोलते हो। आ जाओ, अब हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, ये हम लोग टॉपिक अभी पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, लेकिन हम लोग का पॉइंट है न्यूक्लियस में क्या होता है। अब ये बताओ कि यह न्यूक्लियस था, सभी प्लस प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स भरे पड़े थे, सब कुछ अब पढ़ चुके हो, फिर रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। तो क्या इसके भी एनर्जी लेवल होती है? मैं कहूँ कि न्यूक्लियस की एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है। डू यू एग्री विद दिस सेंटेंस? क्या न्यूक्लियस की भी एनर्जी लेवल होती है? क्या सही है बात? हाँ, ये बात सही है। अंतर ये है कि यहाँ पर यह इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, 13.6 Z² बाई n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, लेकिन यहाँ की जो एनर्जी लेवल थी, यहाँ पर भी एनर्जी लेवल थी, देखो यहाँ पर भी एनर्जी लेवल था, बात समझा? यहाँ पर भी एनर्जी लेवल है ना, यहाँ पर भी एनर्जी लेवल है 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर के, क्लियर, 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर के ना, और ये अप्रॉक्स 5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा, 5 का 15 है, 5 तो यहीं पर पड़ जाएगा, 15 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ऊपर है ना, 50 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर डिफरेंट, यानी कि ये पाए हम लोग कि यहाँ पर भी क्या है, डिफरेंट एनर्जी लेवल होता है। यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी डिफरेंट एनर्जी लेवल है, क्लियर। और जब यह डिफरेंट एनर्जी लेवल, तो याद रखें पहले ये पॉइंट कि मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसकी एनर्जी है, एनर्जी लेवल है, फर्स्ट एनर्जी, सेकेंड एनर्जी, थर्ड एनर्जी लेवल, फोर्थ एनर्जी लेवल, ओके। तो यहाँ पे एनर्जी लेवल है, डिफरेंट एनर्जी लेवल। किस लॉ को फॉलो करता है, कैसे फॉलो करता है, अब उसमें जाने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो एक चीज़ याद रखना कि डिफरेंट एनर्जी लेवल होती है न्यूक्लियस की। पहला पॉइंट मीन्स क्या कि एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस इज
इज क्वांटाइज्ड। न्यूक्लियस की एनर्जी भी क्वांटाइज्ड होती है। ओके, न्यूक्लियस की एनर्जी, डिफरेंट एनर्जी लेवल, न्यूक्लियस एनर्जी क्वांटाइज होती है। किस लेवल की होती है? मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लेवल की होती है। ठीक, फर्स्ट क्लास। चलो, क्या यहाँ पर भी क्वांटम नंबर होते हैं? हाँ ना। तो न्यूक्लियस हैज इट्स क्वांटम नंबर, हैज इट्स क्वांटम नंबर। ओके, तो इसके भी अपने क्वांटम नंबर होते हैं। तो जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्वांटम निकालते हो ऑर्बिट में, तो ठीक ऐसे न्यूक्लियस का अपना क्वांटम नंबर होता है। उसका भी स्पिन क्वांटम नंबर होता है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज स्पिन होता है। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें हैं हम लोगों की। हम लोग क्या देख रहे हैं? न्यूक्लियस पढ़ रहे हैं हम लोग, न्यूक्लियस। आ जाओ, अब यहाँ पे कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें पहले। अब इसमें अभी डीप में हम लोग नहीं चलेंगे ना, यहाँ से डीप में जाने की हम लोग की ज़रूरत नहीं है। इतना ही बस जानते रहो, यह क्लियर है। पहले ये समझ लो कि हाँ, न्यूक्लियस की एनर्जी भी क्वांटाइज्ड होती है। न्यूक्लियस की एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है, ये क्लियर हो पहले। आ जाओ अगला पॉइंट। अब मैं आपसे कहूँ, हाँ, मैं यदि आपसे कहूँ कि न्यूक्लियस कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ द न्यूक्लियस, मैं यदि आपसे कहूँ कि टाइप्स ऑफ द न्यूक्लियस कितने टाइप्स होते हैं, तो क्या कहोगे? हाँ, टाइप्स ऑफ द न्यूक्लियस के अंदर फोर्स वगैरह क्या होते हैं, तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं ना। तो अब हम लोग को देखना है कि टाइप्स ऑफ द न्यूक्लियस क्या होते हैं। चलो भाई आ जाओ। तो हेडिंग है हम लोगों की, अगला पॉइंट हम लोग का हेडिंग है हम लोग का कि टाइप्स ऑफ द न्यूक्लियस। हेडिंग डाल दीजिए, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस। क्लियर? तो कहा जाए कि टाइप्स ऑफ द न्यूक्लियस कितने होते हैं, तो देखो एरो लगा दो यहीं फर्स्ट क्लास, 1 2 3 नंबर कर दो और ये 4 नंबर कर दो, टाइप ऑफ न्यूक्लियस। तो नंबर 1 क्या है? नंबर 1 क्या है? चलो भाई, नंबर 1 है आइसोटोप। नंबर वन देयर आर 4 टाइप्स और 5 टाइप्स, ये टाइप और भी बना दिया जाए तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ द न्यूक्लियस, 4 and 5। तो पहले तो इनका नाम लिखो, ये है कौन? नंबर 1 लिख दो आइसोटोप, नंबर 2 पे लिख दो आइसोबार, नंबर 3 पे लिख दो आइसोटोन, और नंबर 4 पे लिख दो, हाँ नंबर 4 पे लिख दो आइसोमर्स एंड मिरर न्यूक्लियस, आइसोमर, और नंबर 5 पे लिख दो ना मिरर न्यूक्लियस। ओके, तो टाइप्स ऑफ द न्यूक्लियस, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ द न्यूक्लियस, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, आइसोमर, मिरर न्यूक्लियस। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कुल कितने प्रकार के? न्यूक्लियस 5 प्रकार के। कौन कौन? आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, आइसोमर एंड मिरर न्यूक्लियस। चलो अब देखो इनको अलग अलग ना, ये हैं क्या। तो पहला वाला, सबसे पहले वाला ले लो आइसोटोप। आ जाओ देख लिया जाए क्या होते हैं आइसोटोप। कहीं पर भी जैसे एग्जाम्पल पहले ले लिया जाए, एग्जाम्पल पहले ले लेता हूँ। जैसे 14Si ना, 28 इसका होता है, हाँ तो 28, ठीक। 14 सिलिकॉन 29, 14 सिलिकॉन 30, 14 सिलिकॉन 31 ले लिया। देखो सब में क्या खासियत देख रहे हो? सब में खासियत दे देखो कि सबका जेड बराबर है या ए डिफरेंट है, जेड सबका यानी कि परमाणु क्रमांक सबका 1 है
और मास नंबर द्रव्यमान संख्या सबका अलग अलग है। तो जब भी कहीं पर कोई भी दो न्यूक्लियस ऐसे हों, एक ही एलिमेंट के दो न्यूक्लियस ऐसे हों, या कोई भी ऐसा एलिमेंट हो जिसके जो दो अपना शेप यानी कि दो अपना रूप प्रदर्शित करता हो, जिसमें कैसा हो, जिसमें परमाणु क्रमांक तो बराबर हो यानी कि एटॉमिक नंबर बराबर हो, प्रोटॉन की संख्या बराबर हो, लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो, मास नंबर डिफरेंट हो, तो उसको कहते हैं आइसोटोप कहते हैं। जानते हो कि इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जेड पर डिपेंड करती है, परमाणु क्रमांक पर डिपेंड करती है। इसका मतलब ये हुआ कि आइसोटोप अब डिफाइन कर दो कि आइसोटोप क्या होते हैं, तो कहोगे कि आइसोटोप ना, आइसोटोप यानी कि आइसोटोप मीन्स समस्थानिक बोलते हैं। तो आइसोटोप वे होते हैं जिनका जेड यानी परमाणु क्रमांक क्या होता है, बराबर होता है यानी कि सेम होता है, जिनका मास नंबर क्या होता है यानी द्रव्यमान संख्या क्या होती है, डिफरेंट होती है, डिफरेंट होती है। क्योंकि जब जेड एक समान है तो यह क्या होंगे, आइसोटोप क्या होंगे, आइसोटोप क्या होंगे बेटा, जब जेड एक समान है तो सोच क्या, सेम केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेस, सोच सेम केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेस यानी कि एक ही तरह के केमिकल और फिजिकल प्रोसेस शो करते हैं, इनको आइसोटोप कहते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ द न्यूक्लियस। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ द न्यूक्लियस। क्लियर, पहला टाइप हो गया सबका। चलिए नोट करिए जल्दी, इसको मिटा दिया जाए, हटा दिया जाए, जल्दी नोट करिए इसको। हाँ, अब एक बात और सपोज करिए कि कहीं पर भी ना, सपोज करिए कि कहीं पर भी दो ऐसे समस्थानिक यानी कि दो ऐसे आइसोटोप हैं, तो लेट M1 रेशियो M2 इक्वल टू रेशियो ऑफ मास ऑफ टू आइसोटोप and N1 रेशियो N2 इक्वल टू रेशियो ऑफ ओके। तो N1 रेशियो इज द रेशियो ऑफ abundance इन नेचर। मतलब क्या निकला बेटा, आ जाओ मैं समझाता हूँ फिर से। देखो, सपोज करो कि कोई, जैसे मान लो कि यहाँ पर सिलिकॉन 29, सिलिकॉन 28, सिलिकॉन 29 का रेशियो दिया है N1 रेशियो N2 नेचर में, यानी कि 3:2 मान लो। और क्या मास M1 रेशियो M2, तो M1 रेशियो M2 देखिए 28:29 दिया हुआ है। और यदि आपसे पूछे कि इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन अंडरलाइन करो, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह है ना। M1 रेशियो M2 ध्यान देना, क्या है M1 रेशियो M2, M1 रेशियो M2 क्या है, रेशियो द मास है। और N1 रेशियो M2 क्या है, इनके नेचर में एबंडेंस यानी कि प्रचुर मात्रा में, जितने में मतलब ना पाए जाना, जितना जिस रेशियो में पाए जाते हो वह नेचर में, तो एबंडेंस रेशियो N1 रेशियो M2 है। ये नोट कर लियो ना, सोच द सेम केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेस। आ जाओ अब यहाँ से आगे देखो। तो अब मैं कह रहा था, देखो यहाँ से न्यूमेरिकल आया है तुम्हारे एग्जाम में, तो अब इसका मॉलिक्यूलर वेट कैसे बताओगे। तो मॉलिक्यूलर वेट वेरी सिंपल, M1 N1 प्लस M2 N2 अपॉन N1 प्लस N2 कर देना, मॉलिक्यूलर वेट फटाफट निकल जाएगा। क्लियर, तो देखना, तो अंडरलाइन करो इसको अंडरलाइन करो। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ आइसोटोप, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ
आइसोटोप, आइसोटोप का मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं? तो दिस इज द प्रोसेस टू फाइंडिंग द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द आइसोटोप। क्लियर? तो दिस वाज ऑल अबाउट द आइसोटोप। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, नोट कर लिया इस पॉइंट को, जल्दी नोट करो। हाँ, अब हम चलते हैं नंबर 2 पर, आइसोबार। तो देखो नाम से ही क्लियर हो रहा है ना, ऐसे ही सबका नाम से ही क्लियर है, नाम ही ऐसा रखा गया है कि नाम से ही क्लियर हो जाता है सब कुछ। देखो आइसोबार क्या है मतलब, ठीक इसी का उल्टा। आइसोबार क्या हुए भाई? जेड हो डिफरेंट, डिफरेंट और ए हो सेम, तो कहेंगे आइसोबार। अब दो यदि न्यूक्लियस आइसोबेरिक हैं, यानी कि दो आइसोबार है एक दूसरे के, ठीक, तो केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी? और डिफरेंट होगी। क्यों डिफरेंट होगी? क्यों डिफरेंट होगी? क्योंकि जेड डिफरेंट है। तो केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी इसके एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है, चूंकि एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो इसलिए वह डिफरेंट हो जाएगी। क्लियर हो गए? अब किस कोई एग्जाम्पल, तो कोई एग्जाम्पल ले लो, आइसोबार का कोई एग्जाम्पल ले लो। देखो जैसे 8 ऑक्सीजन 16 ना, और ऑक्सीजन और 7 नाइट्रोजन 16। देखो तो ऑक्सीजन नॉर्मल ऑक्सीजन और नाइट्रोजन 16, तो नाइट्रोजन 16। ओके, तो देख रहे हैं, तो यह एक दूसरे के क्या है? आइसोबार। यानी कि जब भी कहीं पर यह जेड डिफरेंट हो और यह ए समान हो तो कहोगे कि वो आइसोबार है। आ जाओ नंबर 3 पर चलते हैं, आइसोटोन क्या होते हैं। हो गया, नोट कर लिए? नोट करो जल्दी। चलो नंबर 3 पे आ जाओ। नंबर 3, हाँ नंबर 3 आइसोटोन। आइसोटोन तो देख रहे हो कि यहां पर जेड क्या हो? डिफरेंट हो, जेड डिफरेंट हो, ए भी क्या हो? डिफरेंट हो, ए भी डिफरेंट हो, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या ना, न्यूट्रॉन की संख्या सेम हो। तो जब कहीं पर दो ऐसे न्यूक्लियस हों कि जिनका जेड डिफरेंट हो, ए डिफरेंट हो, यानी कि मास नंबर डिफरेंट हो, परमाणु क्रमांक डिफरेंट हो, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या यदि दो न्यूक्लियस में समान पाई जाती है तो उसे आइसोटोन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ले लो आइसोटोन का कोई एग्जाम्पल। तो आइसोटोन देखो, तो आइसोटोन में हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं किसका? कार्बन 6C14 और 7N15 ना, और 8 ऑक्सीजन 8O16। चलो भाई, इसमें कितने न्यूट्रॉन कितने हो रहे हैं इसमें? तो 14 में से 6 माइनस कर दो ना, 14 में से 6 माइनस करो, 8 न्यूट्रॉन। यहाँ पर 15 में से 7 माइनस करो, 8 न्यूट्रॉन। 16 में से 8 माइनस करो, 8 न्यूट्रॉन। तो देख रहे हो कि ये सब के सब ये दूसरे के आइसोटोन है। आइसोटोन मीन्स न्यूट्रॉन समान है। देखो यहाँ पर है यह 6, यहाँ पर है यह 7, यहाँ पर है 8। जेड डिफरेंट, सबका मास नंबर डिफरेंट, 14, 15, 16, यहाँ पर 6, 7, 8, लेकिन सभी में न्यूट्रॉन की संख्या बराबर है। न्यूट्रॉन सभी में 8, 8, 8 हैं, इसलिए क्या है? आइसोटोन है। चूँकि यहाँ पर देख रहे हो कि चूँकि सबका डिफरेंट है जेड, तो इसलिए केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी दोनों की दोनों प्रॉपर्टी क्या होगी? सबकी अलग अलग होगी, डिफरेंट होगी। क्लियर? आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट। अगला कौन सा है? अब है हाँ, अब है हम लोगों का नंबर 4 आइसोमर। देखो
कहीं पर भी यदि कोई भी दो न्यूक्लियस ऐसे हों, आइसोमर क्या है भाई, तो लेट Z इक्वल टू सेम और A इक्वल टू सेम, दोनों बराबर हों। सबका अलग अलग नोट करते जाइएगा अच्छी तरह से। तो Z सबका क्या है, दोनों ऐसे कोई भी न्यूक्लियस है कि लेट Z सेम हो और A भी सेम हो, बट देयर एनर्जी लेवल और डिफरेंट, तो जब एनर्जी लेवल डिफरेंट होता है, बट देयर एनर्जी लेवल और डिफरेंट, देन कॉल्ड क्या, आइसोमर्स। ओके, तो देन कॉल्ड आइसोमर्स, तो उनको आइसोमर्स कहते हैं। अब यहाँ पे देखो, चूंकि Z सेम है तो उनका केमिकल प्रॉपर्टी क्या होनी है, सेम होगी। Z सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टी उनकी, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी उनकी सेम होगी। अंतर है इनके एनर्जी लेवल का। और अब है हम लोगों का नेक्स्ट मिरर न्यूक्लियाई नंबर 5, नंबर 5। नंबर 5, मिरर न्यूक्लियाई क्या होते हैं। हाँ, मिरर न्यूक्लियाई क्या होते हैं। चलो तो देखो भाई, मिरर न्यूक्लियाई क्या होते हैं। तो एनी टू न्यूक्लियस, लेट एनी टू न्यूक्लियस having a same, let any two nucleus having a same but number of protons and neutrons are interchanged, यानी कि पहले वाले न्यूक्लियस में जितना प्रोटॉन हो उतना दूसरे वाले में न्यूट्रॉन हो, और दूसरे में जितना न्यूट्रॉन हो उतना पहले वाले में प्रोटॉन हो। मीन्स कि जितना पहले में प्रोटॉन हो उतना दूसरे में न्यूट्रॉन हो, इंटरचेंज हो और एक का मान समान हो, तो ऐसे न्यूक्लियस को कहते हैं मिरर न्यूक्लियस। अब एक एग्जाम्पल फटाफट ले लो, मिरर एग्जाम्पल देखो, 4 बेरिलियम 7 और लिथियम 7, तो 3 लिथियम 7। इसमें जब देखो 4 बेरिलियम 7 में प्रोटॉन कितने हैं, 4, न्यूट्रॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हो गए, 3। और इसमें देखो जैसा, इसमें प्रोटॉन कितने हो गए, तो इसमें प्रोटॉन हो गए 3 और न्यूट्रॉन कितने हो गए, तो इसमें न्यूट्रॉन हो गए 4। क्लियर। तो इनको कहते हैं जब कभी भी इसका प्रोटॉन उसके न्यूट्रॉन के बराबर, देखो यहाँ पे इसका प्रोटॉन 3 है, इसमें न्यूट्रॉन 3 है, इसमें प्रोटॉन 4 है, इसमें न्यूट्रॉन 4 है। तो जब भी कभी ऐसा सिचुएशन होता है तो इसको कहते हैं मिरर न्यूक्लियस। क्लियर। तो इसको बोलते हैं मिरर न्यूक्लियस। क्लियर हो गए। ओके, तो इस एपिसोड को यहीं रोकेंगे। हम लोग देख रहे थे न्यूक्लियस पार्ट 4, अब इसके बाद है न्यूक्लियस पार्ट 5। अब यहाँ पे हम लोग को न्यूमेरिकल स्टार्ट करना था, बाइंडिंग एनर्जी वगैरह का न्यूमेरिकल स्टार्ट करना था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आते हैं यहाँ पर। यदि बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस नहीं होगी तो प्रॉब्लम होगी। पूरी थ्योरी पहले पढ़ लीजिए। तो 4 पार्ट आपका अच्छी तरह से तैयार होना चाहिए। 4 पार्ट आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ अच्छे से तैयार होना चाहिए। अब इसके बाद जो बचा हुआ नेक्स्ट पार्ट 5 में अभी आफ्टर द ब्रेक फिर मिलते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक।